हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास पे हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड के जो भी इम्पोर्टेंट हमारा सिलेबस है हमारे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो सारा हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। इसमें टोटल हमें 6 जो चैप्टर हैं यानी 6 यूनिट्स हमें कंप्लीट करनी है और हर एक यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक यूनिट जो है या कह लीजिए जो चैप्टर है वो चैप्टर अपने आप में अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखता है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वेटेज ये रखता है एग्जाम में, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी क्लास है। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी उसको ज़रूर अटेंड कर लें, क्योंकि बच्चों जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए। प्लस स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स या कौन से टॉपिक हमें एज पर दी सिलेबस पढ़ने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो सिलेबस के एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। जैसे क्या होता है, आप कुछ बुक देखेंगे ना, कुछ पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं, बुक का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक उसमें ऐड कर देते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपने सिलेबस के अनुसार ही टॉपिक्स को पढ़ें। प्लस कई बार क्या होता है, जैसे कि बीटी में लगातार अभी सिलेबस में नए चेंजेस होते जा रहे हैं, तो कुछ टॉपिक ऐड भी किए जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ टॉपिक जो है वो नए भी उसमें डाल दिए जाते हैं, तो वो भी कई बार बुक्स में नहीं दिए होते। तो आपका जो बीटीई का सिलेबस है या आपका जिस भी स्टेट बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको ज़रूर चेक कर लें कि जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं कि आप क्या उनसे बाहर या उनके अलावा कोई टॉपिक तो नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर जो टॉपिक उसमें दिए गए हैं वो आप उसको ज़रूर इंश्योर कर लें कि वो आप पढ़े ही पढ़ें। कई बार वो बुक में नहीं दिए होते। तो सिलेबस में कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आप उस क्लास को ज़रूर अटेंड कर लें। तो आज हम स्टूडेंट्स आपका ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक क्लास है। देखिए, जब हम कोई भी इमारत बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो कहा जाता है कि बिल्डिंग की ना नींव मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है, कि भाई उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसी तरह से जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसका जो चैप्टर 1 होता है, आप अक्सर देखते हैं बुक्स में दिया होता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। तो इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस सब्जेक्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उस सब्जेक्ट की जो बेसिक बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होने चाहिए उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में या परिचय में या प्रस्तावना में दिए होते हैं। तो जो भी चैप्टर 1 होता है किसी भी सब्जेक्ट का, मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, सभी सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट में जो चैप्टर 1 होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही उस सब्जेक्ट का एक बेसिक होता है, उसका आधार होता है। तो वो आपको समझ लेना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास को ध्यान से आपको समझना है। हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे हों जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिए हों, लेकिन हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में अगर कहूँ बहुत ही बेसिक क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। शुरू में आपको मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं लेके चलूँगी, क्योंकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ब्रांच से बाहर का सब्जेक्ट है और आप में से सभी बच्चे ऑलमोस्ट इस सब्जेक्ट से बहुत डरते भी हैं और सब्जेक्ट में बैक भी बहुत ज़्यादा आती है। तो डरने की आप बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ, अब आपकी टेंशन बिल्कुल दूर हो गई है। सब्जेक्ट को बहुत ईजिली पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा एसी थ्योरी। एसी थ्योरी का मतलब है, एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हम नॉर्मली ना शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं एसी और डीसी, तो इसका फुल फॉर्म भी लिख देते हैं। एसी का मतलब क्या होता है? एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हमें कोई टर्म दी होती है तो उस टर्म का जो मतलब होता है, यानी उस पद का जो अर्थ होता है, वो कहीं ना कहीं उसके नाम में ही छुपा होता है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि जिसका बच्चा जब कोई जन्म लेता है तो कहा जाता है उसका अच्छा सा नाम रखें, उसका ऐसा नाम रखें जिसका कोई अर्थ हो। क्योंकि कहा जाता है कि जो बच्चे का स्वभाव होता है वो उसके नाम से मिलता जुलता होता है, यानी जैसा नाम रखोगे वैसे ही स्वाभाविक उसमें गुण आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हालांकि कई बार नाम से बहुत विपरीत लोग भी मिलते हैं, तो खैर हम उस पॉइंट से भी हट जाते हैं। मेरा कहने का मतलब था, जब भी कोई टर्म दी हो तो उसका जो मतलब होता है, उसका जो अर्थ होता है, वो उसी में कहीं ना कहीं छिपा होता है। तो एसी का जो फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, आप हिंदी से देखें या इंग्लिश से देखें, आप उसका जो मतलब जो है, अर्थ जो है, वो उससे कोरिलेट करने की कोशिश किया करें। तो प्रत्यावर्ती धारा,
हमारे चैप्टर का नाम है एसी थ्योरी या प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांत। अब सबसे पहले इसी टर्म की बात कर लेते हैं कि ये एसी क्या है, क्योंकि चैप्टर जो है पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर बेस्ड है, तो हमें पता होना चाहिए एसी क्या होता है। देखिए, जो विद्युत सप्लाई होती है वो दो प्रकार की होती है। हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कैन बी ऑफ टू टाइप, यानी विद्युत जो हमारी सप्लाई होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। पहला हमारा एसी, जिसके बारे में अभी हमने बात की। दूसरा होता है डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ये सब आपने पहले पढ़ा भी होगा, जो हमारा इसका प्रीवियस पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसमें आपने पढ़ा होगा। तो एसी का पूरा नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। आप सभी ने अपनी डे टू डे लाइफ में इनके एग्जाम्पल भी देखे होंगे। हम सभी अपने घरों में रहते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे, या बहुत सारे बच्चे रेंटेड हाउस में रहते होंगे, कोई किराए का कमरा लेके रहते होंगे, या बहुत सारे बच्चे अपने 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 घरों में रहते हैं। ठीक है, उन सभी के केस में, हम सभी के केस में आपने देखा होगा, हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई का यूज़ करते हैं। और हमारे घरों में, हॉस्टल में, हमारे कॉलेज में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो भी बिजली आ रही है, वो कैसे नेचर की होती है? एसी होती है, ऑल्टरनेटिंग नेचर की होती है। यानी कि आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो किस में होता है? एसी में होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। और हमारे घरेलू कार्यों में, यानी हमारे जितने भी डोमेस्टिक वर्क है, इंडस्ट्रीज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, जितनी भी सप्लाई आ रही है सब कैसी होती है? एसी सप्लाई होती है। दूसरा जो हमारा सप्लाई है वो है डीसी सप्लाई। डीसी को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, बल्कि क्या करते हैं, एसी को ही हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो एसी सप्लाई होती है वो हाई वोल्टेज पे होती है, डीसी सप्लाई क्या होती है? लो वोल्टेज पे अवेलेबल होती है। तो आपने देखा होगा डीसी सप्लाई के एग्जांपल है, हमारे घरों में बैटरी लगी होती है, इन्वर्टर जिनके लगा होगा उन बच्चों को पता होगा, आप सभी ने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम क्या करते हैं, बैटरी और इन्वर्टर की हेल्प से अपने सारे अप्लायंसेस को चलाते हैं। हमारे घरों में जब जो बिजली आती है वो कैसी होती है? डीसी नेचर की होती है, यानी बैटरी के अंदर जो सप्लाई स्टोर है वो कैसी होगी? डीसी नेचर की। इसके अलावा बहुत छोटा सा एग्जांपल जो आप सभी ने देखा ही होगा, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं सारे के सारे सेल्स की हेल्प से चलते हैं। आप बैटरी लगाते हैं ना, छोटी बैटरी लगाते हैं, या आप छोटे छोटे से सेल्स लगाते हैं, रिमोट में लगाते हैं। बच्चे के जो टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, आपने सभी ने बचपन में कार चलाई होगी तो उसमें लगे होते हैं। तो उन सभी में जो जितने भी सोर्सेस हैं, ये सब क्या है? डीसी सप्लाई के एग्जाम्पल है। दो तरह की सप्लाई मैंने बताया, एसी सप्लाई हो सकती है और डीसी सप्लाई। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा एसी सप्लाई पे बेस्ड है, तो अभी हम एसी सप्लाई की ही बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल देख लेते हैं एसी सप्लाई के बारे में और जान लेते हैं कि एसी सप्लाई क्या होती है या ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। देखिए, मैंने कहा था ना कि नाम पे ही आप अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। इसमें इंग्लिश में लिखा है ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, ऑल्टरनेटिंग जो शब्द है ये बना है ऑल्टरनेट से। ऑल्टरनेट क्या होता है? जैसे आप थोड़ा बीमार हो जाते हैं, जैसे मेरी भी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या होता है, कई बार डॉक्टर आपको दवाई देता है और डॉक्टर बोलता है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन खाना। जैसे कि आज मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आज मंडे है तो मंडे को खाइएगा, ट्यूसडे को छोड़ दीजिएगा, फिर वेडनेसडे को खाना है, फिर थर्सडे को नहीं खाना है, फिर फ्राइडे को फिर खाना है। यानी खाना है फिर नहीं खाना है, खाना है फिर नहीं खाना है, ये कहलाता है हमारा ऑल्टरनेट। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि जो हमारे डे और नाइट का सीक्वेंस होता है ये भी ऑल्टरनेट होता है। पहले दिन आता है, फिर निश्चित है कि रात ही आएगा, फिर दिन आता है, फिर रात आता है, यानी दोनों ऑल्टरनेट चलते हैं। ठीक है, ये कहलाता है हमारा ऑल्टरनेट सीक्वेंस। प्रत्यावर्ती शब्द का ये मतलब है कि एक दूसरे के विपरीत, प्रत्यावर्तन है। तो जो हमारी एसी सप्लाई होती है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, मैं बना देती हूँ। ये हमारा इस तरीके से, जो कि साइन वेव होती है, इस तरह का ग्राफ हमारा आता है, जो कि कैसा है? ज्यावक्रीय। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ज्यावक्रीय। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हो, जैसे कि आप वोल्टेज ले सकते हो या आप करंट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर ले लिया है वोल्टेज। ठीक है, और इस एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम।
यानी किन्हीं दो राशियों, किसी भी विद्युत राशि का आप ग्राफ खींचते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप देख रहे हो ना, मैंने अब वोल्टेज का ग्राफ खींचा, किसके संदर्भ में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है जिसे हम ज्यावक्रीय या साइनोसॉइडल ग्राफ कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अगर ग्राफ को, जब हम ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं, तो आपको पता है यहाँ पर वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और इधर वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। यानी अगर एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस के अबोव यानी ऊपर की तरफ कैसी होती है, सारी राशियां धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है, और इसके नीचे सारी कैसी होती है, नेगेटिव। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये आप देख रहे हो, ऊपर वाली जो हमें साइकिल मिली ये कैसी है, पॉजिटिव, और नीचे वाली जो मिली ये कैसी है, नेगेटिव, एक्स एक्सिस के नीचे है। यहाँ पर आप देख रहे हो फिर से हमें क्या मिली, पॉजिटिव मिली, और फिर से क्या मिली, नेगेटिव। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर साइकिल्स का एक सीक्वेंस बन गया, यानी पहले पॉजिटिव मिली, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये बिल्कुल उसी तरह से नहीं हो गया जो मैं आपको बता रही थी कि पहले दिन आता है, फिर रात आती है, फिर दिन, फिर रात। या मैंने मेडिसिन वाला जो एग्जांपल लिया था कि आपको मंडे को खानी है, ट्यूसडे को नहीं खानी है, फिर वेडनेसडे को खानी है, थर्सडे को नहीं खानी है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस चल रहा है, यानी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इसके इसी नेचर की वजह से इसका नाम जो रखा गया वो ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा रखा गया। तो आपको एक चीज तो इसके बारे में पता चले कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है इसमें पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल आती है, फिर पॉजिटिव साइकिल यानी और फिर नेगेटिव, यानी कुछ धनात्मक मान प्राप्त होंगे, फिर ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं, फिर से धनात्मक, फिर ऋणात्मक। एक और चीज अगर हम इसमें देखें, देखिए जब भी कोई ग्राफ आप प्लॉट करते हैं तो ग्राफ ऐसे ही तो प्लॉट करते हैं। जब हमने कोई ग्राफ बनाया, मान लीजिए ऐसे मैं एक ग्राफ बनाना चाह रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि जब यहाँ पे टी लिया है मैंने और ये मान लीजिए वोल्टेज लिया है, तो मैं कह रही हूँ जब टी इजिकल्स टू 0 है ये भी 0 है, फिर टी इजिकल्स टू 1 है, 2 है, कुछ वैल्यू आप लेते हैं ना ग्राफ पे, ऐसे 5 6 7 मैंने यहाँ पे मान ली, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी मान ली 1 2 3 4 5 6, ये मैं रफली लिख रही हूँ, आपको नोट करने की से ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करा, ऐसी रफली मैंने कुछ एक इंटरवल ले लिया, टाइम का भी वोल्टेज का भी, मैं ग्राफ प्लॉट करना चाह रही हूँ। तो क्या हुआ, हम क्या लेते हैं, पहले टाइम लेते हैं कि जब टाइम 1 हो तो वोल्टेज का वैल्यू क्या आया, फिर टाइम 2 हो तो वोल्टेज का वैल्यू क्या आया, फिर क्या आया। आप इस तरीके से इन पॉइंट्स को मिला के ग्राफ बनाते हो, ऐसे ही तो आप ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, कि आप क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे आपने रेफरेंस के लिए जो क्वांटिटी ली है उसके रेस्पेक्ट में आप दूसरी क्वांटिटी का, दूसरी राशि का, जो मैंने क्या ले ली, वोल्टेज, उसके वैल्यू आप नोट करते हो, और फिर इन सभी बिंदुओं को मिला के आप एक ग्राफ बना लेते हो। ठीक है, तो ये ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से आया होगा बन के। तो यहाँ पर टाइम के अलग अलग मानों पर, मान लीजिए ये हमें कुछ यहाँ पे मिला, ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, अलग अलग मान हमें मिल रहे हैं, और आप देख रहे हो कोई भी मान एक दूसरे के समान नहीं है। यानी ये जो वैल्यू हमें मिली वोल्टेज की, टी इजिकल्स टू 0 पे कुछ वैल्यू मिली, फिर टी इजिकल्स टू कुछ और वैल्यू देखा तो वी का वैल्यू कुछ और मिला, फिर टी का वैल्यू आपने कुछ और लेट किया होगा तो वी का वैल्यू कुछ और मिला। तो आप देख रहे हो ये जो राशि है जिसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जो भी क्वांटिटी आप ले, मैंने वोल्टेज लिया, आप करंट भी ले सकते हैं। तो जो हमारी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो कि वोल्टेज है, इसका मान समय के साथ लगातार बदल रहा है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे 0 था, फिर बढ़ा, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर घटने लग गया, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव में आ गया इस बार, फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है, फिर नेगेटिव से फिर घट रहा है, फिर वापस से 0 है। यानी प्रत्यावर्ती राशि जो होती है, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो होती है, उनका मान लगातार बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो आपको दो इंपॉर्टेंट बातें हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती राशि के बारे में पता चली, कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है इसमें पहले पॉजिटिव मान फिर नेगेटिव, यानी पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल प्राप्त होती है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव साइकिल प्राप्त होती है। दूसरी बात जो हमें पता चली कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो होती हैं या ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, इसका मान लगातार बदलता रहता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है। हालांकि इसमें खास कुछ नोट करने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद मैं इनको हम ना दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी कोई क्वांटिटी होती है,
हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटी मेनली हमारी दो तरह की होती है, एक वोल्टेज और एक करंट। ठीक है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं V से और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से। तो किसी भी राशि को, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट, हम यहाँ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती राशि की बात कर रहे हैं, तो दो हो सकती हैं, वोल्टेज भी और करंट भी। तो वोल्टेज और करंट दोनों को प्रदर्शित करने के दो तरीके हो सकते हैं कि या तो हम वेव फॉर्म के रूप में प्रदर्शित करें, ये जो है हमारा तरंग रूप जिसको वेव फॉर्म कहते हैं, मैं लिख देती हूँ, ये कुछ टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। ये है तरंग रूप यानी कि वेव फॉर्म। तो हम किसी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि को या तो वेव फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम उसे समीकरण के रूप में यानी इक्वेशन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हमें क्वांटिटीज को कई बार ऐड करना होता है, कई बार सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये कोई भी कैलकुलेशन हमें उन पे करनी होती है, तो उस समय वेव फॉर्म से करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इन क्वांटिटीज़ को यानी इन ऑल्टरनेटिंग जो क्वांटिटीज़ हैं, प्रत्यावर्ती राशि जो है यानी कि वोल्टेज और करंट, इनको हम समीकरण के रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए जो वोल्टेज है उसका समीकरण क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये होता है V इजिकल्स टू VM साइन ओमेगा टी। बॉक्स में बंद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बॉक्स में रखा जाता है, तो इसको भी आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको काम आएगी। अब बात कर लेते हैं इस इक्वेशन में ये जो हमारे टर्म्स आए हैं ये क्या क्या है। तो V इजिकल्स टू जो यहाँ पर दिया है ये है वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक, मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फिर उसके बाद VM, VM क्या है, वोल्टेज का अधिकतम मान। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें आपको सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दी गई, लेकिन इसके ना बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं हमारे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो उसमें कई बार ना इस इक्वेशन से संबंधित आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको थोड़ा ज़्यादा इलाबोरेट करके आपको समझाऊंगी ताकि जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको क्लियर हो। तो ये है VM इजिकल्स टू क्या है, वोल्टेज का अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैक्सिमम को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, T आपको पता ही है, समय है, ये बताने की तो आवश्यकता मुझे लगता नहीं है आपको। T इजिकल्स टू समय यानी कि टाइम, जिसका मात्रक जो होता है सेकंड होता है, और इसके बाद ओमेगा है, ये है कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। इसे आप पहले नोट कर लीजिए, वन बाय वन सारी टर्म को हम क्लियर करेंगे। ये पहले वोल्टेज की बात की है, करंट का इक्वेशन भी ऐसा ही होगा। तो जब हमें वोल्टेज का इक्वेशन समझ में आ जाएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है करंट का तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसमें हमें ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि जो जो इक्वेशन में हमने टर्म्स लिखे हैं इन टर्म्स का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। चलिए तो इक्वेशन पे आ जाते हैं। जब हम भी किसी भी इक्वेशन को, अभी हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो वोल्टेज की इक्वेशन पे फोकस करेंगे। वोल्टेज की इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं V इजिकल्स टू VM साइन ओमेगा टी, मैंने यहाँ पर लिखा भी है V इजिकल्स टू VM साइन ओमेगा टी, जहाँ V क्या है, वोल्टेज का तात्क्षणिक मान यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। घबराने की जरूरत नहीं, बड़े 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 से टर्म आपको लग रहे होंगे, एक एक टर्म को मैं बिल्कुल बेसिक से क्लियर करके चलूंगी। मैं ये समझ रही हूँ कि हमें बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है।
वी एम वोल्टेज का अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, टी हमारा टाइम यानी समय है, और डब्ल्यू ओमेगा जो है हमारा कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, जो भयानक सी टर्म एक लग रही है ना कि तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, इसकी तो मैं भी स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू इतना बड़ा सा शब्द लगता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तात्क्षणिक मान, देखिए तात्क्षणिक इस शब्द पे आप चले जाइए, तो तात्क्षणिक का मतलब है तत्, यहाँ पे जो बना है ना तात्क्षणिक यानी किसी पर्टिकुलर क्षण पर जो मान है वो कहलाता है तात्क्षणिक मान। इंग्लिश वाले बच्चों को बता दूं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो क्वांटिटी का वैल्यू होता है वो कहलाता है उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फिर से सुन लीजिए, तात्क्षणिक मान का अर्थ है कि समय के किसी क्षण पर जो राशि का मान होता है वो कहलाता है तात्क्षणिक मान। इंग्लिश में मैं बता दूं, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो क्वांटिटी का वैल्यू होता है वो कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फिर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर इस ग्राफ की बात करूँ, मैं इसे थोड़ा बड़ा करके बना दे रही हूँ कि यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि जब t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये t का वैल्यू है और ये t का वैल्यू 0 है, यहाँ पे t का वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 और ये 5, तो आप देख रहे हैं ना अलग अलग क्वांटिटी हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है वोल्टेज का। यहाँ पर वैल्यू कुछ ये मिल रही है V1, ये V0 मिली, ये V2 मिली, ये V3 मिली, ये V4 मिली और ये V5 मिली। यानी जब t इज इक्वल्स टू 0 था, जब समय का मान 0 था, तो वोल्टेज का मान कुछ मिला होगा, हमें नहीं पता क्या मिला, मैंने मान लिया ये क्या मिला, V0 मिला। फिर दूसरा मैंने माना जब t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड था, यानी जब समय का मान 1 था, तो वोल्टेज का मान कुछ मिला होगा, हमें नहीं पता क्या है, मैंने मान लिया कि वो वैल्यू क्या थी, V1 होगी। इसी प्रकार जब समय का मान 2, 3, 4, 5 हुआ, तो उसके रेस्पेक्टिव हमें वोल्टेज के मान प्राप्त हुए V2, V3, V4, V5। तो आप देख रहे हैं कि समय के किसी निश्चित मान पर, टाइम के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें क्वांटिटी का कुछ पर्टिकुलर यानी कुछ निश्चित मान प्राप्त होता है। बस वही मान हमारा क्या कहलाता है, तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू पर जो हमें वैल्यू मिलेगी क्वांटिटी की, वही क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दूसरा है हमारा Vm, जिसको हमने कहा अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी अधिकतम जो मान है वही उसका क्या कहलाता है, हमारा अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम कई बार एम्पलीट्यूड या आयाम भी कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ग्राफ जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें दो तरह की साइकिल मिल रही है, आधी साइकिल पॉजिटिव मिल रही है, फिर आधी नेगेटिव, फिर ये सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, फिर पॉजिटिव मिल रही है, फिर नेगेटिव। यानी ये जो है हमारी एक पॉजिटिव साइकिल प्लस एक नेगेटिव साइकिल, यानी हमारी हो गई हाफ पॉजिटिव साइकिल। इसको ना कई बुक में ऐसे दिया भी होता है, HPC शॉर्ट में लिखा होता है, ठीक है। ये दूसरा जो दिया है ये हमारा हाफ नेगेटिव साइकिल, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं HNC। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कई बुक में दिया होता है, मैं आपको बस ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। ये हाफ पॉजिटिव साइकिल, हाफ नेगेटिव साइकिल, ये दोनों साइकिल मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बनाती है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी क्या हुई, एक फुल साइकिल हुई। यानी ये जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ से लेकर ये 0 से लेकर यहाँ तक, ये पूरी हमारी हो गई एक साइकिल, फुल साइकिल। 0 से शुरू हुआ, यहाँ पाई और यहाँ 2 पाई, तो फुल साइकिल कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 2 पाई तक। और ये हमारी कहाँ से हाफ पॉजिटिव, 0 से पाई तक, और हाफ नेगेटिव कहाँ है, पाई से 2 पाई तक, ठीक है। फिर ये पूरा एक घटना, जो पूरा एक इवेंट हुआ, ये पूरी एक कहलाई हमारी फुल साइकिल। फिर इसी तरह से बाकी और साइकिल हमें मिलती है, फिर से पॉजिटिव मिली, फिर नेगेटिव, ये सीक्वेंस तो हमारा चलता ही रहता है। तो यहाँ दोनों साइकिल की अगर बात करें, चाहे पॉजिटिव की बात करें या नेगेटिव की बात करें, तो हमें जो ग्राफ मिल रहा है, ग्राफ में कि पीक पॉइंट मिल रहा है, शीर्ष बिंदु जिसे हम कहते हैं। यहाँ देख रहे हो ना, जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ की चोटी होती है, सबसे ऊंची होती है, सबसे मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होता है। जैसे पहाड़ या पर्वत आपने देखा होगा, तो उसमें सबसे ऊपर, सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो इसका शीर्ष या चोटी या पीक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे ग्राफ में, तो ग्राफ में भी आपको एक शीर्ष बिंदु दिखाई दे रहा होगा, पीक पॉइंट, जो अलग ही दिखाई दे रहा है। ये जो पॉइंट होता है, यही इसका क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। हमने यहाँ क्वांटिटी को माना था V, यानी कि वोल्टेज माना था, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इसे हम दिखाते हैं VM से। VM मतलब
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसी तरह से आप नेगेटिव में जाओगे, भले ये नेगेटिव में है लेकिन नेगेटिव में भी तो वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, तो यहाँ नेगेटिव में देख रहे हो तो यहाँ भी हमारी वैल्यू ये क्या है, मैक्सिमम। इसे दिखाते हैं माइनस के वीएम से। माइनस का मतलब है कि नेगेटिव साइकिल है, और वीएम का मतलब है, वी मतलब वोल्टेज और एम मतलब मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये हमारा कहलाता है अधिकतम मान। इसके बाद टी तो आप जानते ही हैं, समय। हम जो भी क्वांटिटी का ग्राफ प्लॉट करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, इसका मात्रक सेकंड होता है। ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय वेग। देखिए ओमेगा में और फ्रीक्वेंसी में एक संबंध होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये ना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ा मदद करेगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल में वैल्यू दी होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी की दी होती है, और इक्वेशन में जो हमें दिया हुआ है आप देख रहे हैं ओमेगा है, लेकिन क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल जो दिया जाएगा उसमें ओमेगा का वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी आपको दिया होगा। ये क्या होता है, कोणीय वेग जो हमारा होता है या एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका संबंध है फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में, और फ्रीक्वेंसी में एक संबंध है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। इसको नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये संबंध है। हालांकि ये आया कहाँ से, ये आया कि घूमा गया कुंडली जो हमारी घूमी है, उस घूमे गए कोण का मान बटे लिया गया कुल समय। तो ये हमारा कोण जो घूमती है पूरी साइकिल, कैसे घूम रही है आप देख रहे हो ना, मैंने बताया था फुल साइकिल क्या होती है 0 से 2 पाई। तो कितना कोण घूमी 0 से लेके 2 पाई तक, तो टोटल कितना हो गया कोण का वैल्यू 2 पाई। और समय कितना लेती है टी। टी क्या होता है, टी होता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ये सब आपने बेसिक में पढ़ा भी होगा। टी इजिकल्स टू होता है हमारा आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ये क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब है कि एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लेती है, ये राशि आप देख रहे हो ना 0 से 2 पाई तक जा रही है, तो एक चक्र को यानी एक फुल साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है हमारा टाइम पीरियड या आवर्तकाल। तो ये जो हमारा कोणीय वेग का जो सूत्र है ना बेसिक, वो ऐसा है कि घूमे गए कोण का मान बटे लिया गया कुल समय। तो कितना कोण घूमी 0 से लेकर 2 पाई तक, यानी टोटल कितना एंगल का मूवमेंट हुआ 2 पाई का, और समय कितना लगता है मैंने बताया था टी। तो टी और फ्रीक्वेंसी का एक संबंध होता है, टी इजिकल्स टू होता है 1/f। तो जब हम इसे टी इजिकल्स टू 1/f को यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास ये संबंध आ जाता है ओमेगा इजिकल्स टू 2 पाई एफ। तो इस तरह से कोणीय वेग और फ्रीक्वेंसी में यानी आवर्ती में एक संबंध आ गया जो कि ओमेगा इजिकल्स टू 2 पाई एफ होता है। जितना एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। आई होप आप सभी बच्चे साथ साथ में नोट कर रहे होंगे, या अपने अनुसार आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बाद में रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करने के लिए आपके पास थोड़ा कंटेंट हो, जिससे जो क्लास में आपने देखा है, सुना है, समझा है, उसको आप रिवाइज कर सकें। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है उसको चीज़ों को लंबे समय तक यादगार में बनाए रखने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार चीज़ों को पढ़ लिया, समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय तक अगर आप उसे दिमाग में रखना चाहते हो, रिटेंटिविटी चाहते हो, तो आप उसका रिवीजन ज़रूर करें। क्लास आप लें, बहुत अच्छी बात है, रेगुलर क्लास आप लें, रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड। बट क्लास अटेंड करने के बाद जब भी आपके पास शाम को, आपके पास सुबह को, रात में जब भी टाइम हो, तो आपने जो क्लास लेते वक्त स्क्रीनशॉट लिए हैं या जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन ज़रूर करें। हालांकि नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी कि जब भी आप क्लास ले रहे हो ना, तो अपनी एक नोटबुक बना लें। भले आप रफ बनाएं, कैसी भी बनाएं, साफ पन्नों की बनाएं, लाइन वाली बनाएं, प्लेन बनाएं, कैसे भी पेपर्स की बनाएं, आप एक सेपरेट अपनी नोटबुक लेकर बैठे, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख रहा है वो आप अपने तरीके से आप उसको नोट डाउन करें। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं अगर मोबाइल से, तो स्क्रीनशॉट को बाद में नोट्स में कन्वर्ट करें, लेकिन आप ज़रूर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट डाउन करें, और जब भी आप पढ़ने बैठे तो उन पॉइंट्स को आप रिवाइज करें, ताकि आपको जो टॉपिक है वो दिमाग में डेप्थ में बैठ जाए और आप लाइफ टाइम उसको ना भूलें। एटलीस्ट एग्ज़ाम तक, जब तक आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम है तब तक तो आप उसे ना भूलें, ठीक है।
तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। मैंने कहा था ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल में ओमेगा का वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, क्या होगा, एफ का वैल्यू आपको दिया होगा, तो आप ओमेगा का वैल्यू उससे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ है, तो आपको पता है पाई का वैल्यू तो आपको पता है 22/7 या 3.14 हम पुट करते हैं, और एफ का वैल्यू क्वेश्चन में 50 या 60 दिया होता है। वैसे नॉर्मली 50 हर्ट्ज वैल्यू दिया होता है, क्योंकि आप सभी जानते भी होंगे कि हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की आती है उसका स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होता है। तो बहुत रेयर होगा कि न्यूमेरिकल में आपको 60 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज दिया हो, आपको क्वेश्चन में नॉर्मली फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज ही दिया होगा। तो आप 50 वैल्यू उसमें पुट करेंगे और ओमेगा का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। इसी तरह से जब हम धारा का समीकरण लिखते हैं तो वो भी इसी तरह से आ जाता है, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। यानी जिस तरह से हमने विभव का समीकरण निकाला है, वोल्टेज का, वोल्टेज को विभव भी कहते हैं हिंदी में, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, विभव, या कई जगह ना इसे ईएमएफ भी दिया होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो विद्युत धारा का समीकरण बिल्कुल इसी तरीके से हम बना देंगे। तो कैसे होगा जानते ही हैं, आई इज इक्वल्स टू वही धारा का तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, फिर आई एम हमारा क्या है, धारा का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, फिर उसके बाद आपको पता ही है ओमेगा हमारा कोणीय वेग है यानी एंगुलर वेलोसिटी, और टी हमारा टाइम। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन भी बना सकते हैं। आप इस पे ना न्यूमेरिकल कैसे आएगा, न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको ना कोई इक्वेशन दे दी गई होगी, और ये हमारी जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, मानक समीकरण इसको कहते हैं। यानी जो हमने प्रत्यावर्ती राशि पढ़ी, वोल्टेज और धारा, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी एक मानक समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो विभव के लिए मानक समीकरण ये होगी और धारा के लिए मानक समीकरण ये होगी। आपको न्यूमेरिकल जो दिया गया होगा उस न्यूमेरिकल में आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, समीकरण दी होगी। वैसे न्यूमेरिकल हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ ऐसी। तो जो समीकरण दी होगी उस समीकरण की तुलना आप इस मानक समीकरण से करोगे, और मानक समीकरण से करने पर आपको वी एम वी इनका वैल्यू पता चल जाएगा, और ओमेगा का वैल्यू भी आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप क्या करते हैं, दी गई समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको डिफरेंट वैल्यूज पूछी होती हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि आरएमएस वैल्यू पूछ ली गई है, या आपसे पूछ लिया गया पीक फैक्टर बताइए, या आपसे कुछ और वैल्यू पूछ ली गई, ठीक है। तो वो डिफरेंट वैल्यूज जो है मैं वो कैलकुलेट करने के लिए पूछी जाती हैं। तो उसके बेसिस पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। बट उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि प्रत्यावर्ती राशियों यानी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी से संबंधित है, जो रिलेटेड है, उन टर्म्स को समझ लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो जैसे कि हमारी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हमारी पीक वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल्स में ये इंपॉर्टेंट जो मैं आपको जितनी भी टर्म्स बता रही हूँ ना, ये कई बार ना डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू क्या है। इनकी डेफिनेशन भी डायरेक्टली आपसे एक एक दो दो नंबर में पूछ ली जा सकती है। या फिर अगर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू होती क्या है। इनकी कैलकुलेशन से पहले हमें क्या है, इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को, इन शब्दावली को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगली क्लास में स्टूडेंट्स हम आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है ये क्लियर कराएंगे, जो कि डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम ये जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये आपको क्लियर कराएंगे। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के नाम से अवेलेबल है, आप आज ही से ज्वाइन कर
लीजिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे आपको भेजी जाती है। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो अपने सभी साथियों को, दोस्तों को भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। और साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन जेई क्लासेस मेरठ के नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जिसपे सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट, सारी ऑनलाइन क्लासेस और डाउट सेशन जैसी फैसिलिटीज़ एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आप आज ही इसको डाउनलोड करें, साथ साथ अपने साथियों को, दोस्तों को भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।